और क्या कभी लगा था कि वो रोल आपकी ताउम्र की पहचान बन जाएगी? मैं मुकेश जी के पास गया, मैंने मुकेश इसमें विलन का रोल मुझे दे दो, किल्विश। तो मुकेश बोला नहीं भाई, इसको सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। मैंने कहा कौन? बोले अमरीश पुरी जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। विलन करना है तो उसमें ये डाल देंगे, ये कर देंगे। अरे यार उसने वो रोल किया था, समहाउ मैंने ये पकड़ा, फिर मैंने ये पकड़ा इसको। तो ये सब करने के बाद मुझे वो शो मिला और जब पहला एपिसोड आया तो लोगों ने बहुत तारीफ की। शिवपाल यादव से आपकी यूपी के सुपर सीएम थे वो पूर्व, बड़ी अच्छी दोस्ती है। फिल्म लाइन में जाने से पहले से थे, उससे भी पहले से थे। मुलायम सिंह जी के साथ बहुत अच्छे संबंध, शिवपाल जी के साथ उससे भी अच्छे संबंध। उनकी सरकार के टाइम पर सहमत नहीं था। मैंने कहा आप अगर गुंडागर्दी अपने क्षेत्र में बंद कर देंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपसे अच्छा सीएम इस क्षेत्र में नहीं हो सकता है। तो कहते थे बताओ बताओ किस जगह गुंडागर्दी है। मैंने ये कह रखा है थाने के हर इंस्पेक्टर को कि तुम्हारे क्षेत्र में गुंडागर्दी होगी तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। ये मुलायम सिंह जी खुद के वर्ड्स थे जो उन्होंने मुझे कहा। कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो असलियत को पूरी तरह से बदल देते हैं और ताउम्र उनकी छाप आपके जीवन पर पड़ जाती है। अगर आप मेरी उम्र के हैं तो आप भी उस जमाने के होंगे जब DD1 पर शक्तिमान आता था। हमारे घरों में अक्सर एक खौफ से हमको डराया जाता था और वो खौफ था किल्विश। बचपन में मैं इसी बात से सबसे ज़्यादा डरा कि कहीं किल्विश से मेरा सामना ना हो जाए, और चाहते या ना चाहते हुए भी आज किल्विश हमारे सामने है। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र पाल सर आपका वन इंडिया के साथ। थैंक यू सिद्धार्थ जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं किल्विश से ही शुरुआत करना चाहूँगा। जी जी। कैसे वो रोल मिला, कैसे उसके हिसाब से खुद को ढाला, और क्या कभी लगा था कि वो रोल आपकी ताउम्र की पहचान बन जाएगी? बिल्कुल भी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं उससे पहले मेरा महाभारत टेलीकास्ट हुआ था और टेलीकास्ट इतना बड़ा हिट हुआ था ये शो महाभारत कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब घर घर की कहानी बन गई थी। हिंदुस्तान की सड़कों पर कर्फ्यू लग जाता था जब महाभारत आती थी। और महाभारत के बाद द्रोणाचार्य का इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, इतनी उसकी रिलीजियस वैल्यू और इतनी श्रद्धा उसके प्रति लोगों की कि गाँव में जब मैं जाता था तो औरतें जो थी पाँव छूने के लिए आ जाती थी। मतलब इतनी श्रद्धा वाला आदमी को अगर किल्विश का रोल मिल जाएगा तो वो तो फिर बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। बट हम तो कलाकार हैं, हम तो हर तरह के रोल करने के लिए हम आतुर रहते हैं कि भाई हमें कोई अच्छा रोल मिले, कोई चैलेंजिंग रोल मिले, कोई ऐसा रोल मिले जिससे हम अपनी छाप एज ए कलाकार बना पाएँ। जी। तो इसी दौर में मुकेश खन्ना हमारे साथ भीष्म पितामह थे द्रोणों में, और वो हमें पता लगा कि वो शक्तिमान नाम का सीरियल बना रहे और उसमें जो है शक्तिमान जो है हवा में उड़ेगा, ये होगा। तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हुआ इसको देख के कि अरे उड़ेगा, ये होगा, वो होगा, जैसे हमने बचपन में कहानियाँ सुनते थे। और तो इसी तरह हमें लगा कि अब इसमें भी कुछ ऐसे ही होगा। तो मैं मुकेश जी के पास गया, मैंने मुकेश इसमें विलन का रोल मुझे दे दो, किल्विश। तो मुकेश बोला नहीं भाई, इसको सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। मैंने कहा कौन? बोले अमरीश पुरी जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। मैंने कहा तुम दोगे नहीं तो कोई करेगा कैसे, तुम दो तो पहले। बोला नहीं नहीं नहीं, मेरी अमरीश जी से बातचीत चल रही है और अमरीश जी फाइनल हो जाएंगे। बट उन्होंने लास्ट मोमेंट पे कहा कि मैं जो फिल्म में बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं करूँगा। ना हो गया, ना होने के बाद मैं फिर पहुँच गया। मैंने कहा अब कहता क्या करोगे तुम? मैंने कहा आप दो तो मैं बताऊँगा फिर मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने उसका विग ढूंढा। खुदा गवाह में मैंने अमिताभ जी के साथ काम किया था तो उसमें उनका विग मिल गया मुझे। फिर मैंने उसकी नाक पकड़ी, आर्टिफिशियल नाक बनवाई, उसको लगाया। फिर मैंने अपना आई मेकअप किया, वाइट मेकअप किया, मैंने नेल्स लगाए बड़े बड़े जो ऐसे देखे। बड़े, हाँ उससे। फिर मैंने अपने दांत गंदे किए, उसको काला पेंट लगा लगा के और गम लगा के। गम के इतनी गंदी बास आती थी मुंह में कि पूछिए मत। ये सब करने के बाद फिर मैंने पैडिंग लगाया, उस कैरेक्टर को मैंने पूरा निखारने की कोशिश की, क्योंकि हमें किल्विश का कुछ मिल नहीं रहा था।
कोई वेयर अबाउट्स नहीं मिल रहे थे मुझे कि मैं विलन करना है तो उसमें ये डाल देंगे, ये कर देंगे, अरे यार उसने वो रोल किया था, अरे गब्बर सिंह ने ये किया था, वो किया था। तो ये किरदार आपकी ही दिमाग की उपज था कि इसको ऐसा दिखना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका कहीं कहीं कोई रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट नहीं मिल रहा था, और कहीं हॉलीवुड में भी नहीं मिल रहा था। आप ये विश्वास कीजिए, मैंने बहुत सारे कॉमिक्स भी देखे जिससे मुझे कुछ उसका पता लगे, नहीं मिला। समहाउ मैंने ये पकड़ा पहले था, फिर मैंने ये पकड़ा इसको, अंधेरा कायम रहे हमेशा। फिर मैंने ये पकड़ा उसको, अपने ऊपर शेड डाल, मैं डायलॉग बोल रहा हूँ और नीचे मेरे हाथ चल रहे हैं, तो डायलॉग बोलना और ये हाथ चलाना वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। हाँ, दोनों का कॉम्बिनेशन। जी 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 जी। तो ये सब करने के बाद मुझे वो शो मिला, और जब पहला एपिसोड आया तो लोगों ने बहुत तारीफ़ की उस शो की। मेरा डायरेक्टर बहुत अच्छा था, वो सुभाष घई का चीफ असिस्टेंट हुआ करते थे, अपना खन्ना साहब। तो खन्ना साहब वॉज अ वेरी वेरी नाइस डायरेक्टर, आई कैन से, बहुत अच्छी तरह से शूट करते। वो मुझसे कहते क्या करोगे तुम, क्या करोगे बताओ, चलो करो करो करो। तो मैं कभी एप्रन लेके उड़ता था यूँ करके, जैसे मैं एक स्टूल पे चढ़ जाता था, वहाँ से कूदता था आके, फिर मैं डायलॉग बोलना शुरू करता था, ये करता था, मतलब कुछ कर करके दिखाता था उनको। तो वो हमेशा यूँ बैठ के देखते थे, हाँ ओके ओके ठीक है करो। फिर वो उस हिसाब से कैमरा अपना प्लेसमेंट करते थे, और फिर वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होके वो फिर पब्लिक के सामने आती थी। कैसे इंसान है मुकेश खन्ना जी? बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा एक्टर, और उनको सिनेमा जगत की बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है, मैं ये भी बोलूँगा। क्योंकि जब वो महाभारत में मेरे साथ काम करते थे और जब वो डायलॉग बोलते थे, तो मैं खुद उनको कहता था कि मुकेश यू आर वेरी गुड, वेरी गुड। और जब शक्तिमान भी उन्होंने किया है, डबल रोल उन्होंने किया, एक कॉमेडी का किया और एक वो किया, वो भी बहुत अच्छा उन्होंने हाँ, किया। एक ही टाइम पर गंगाधर हाँ, और फिर और बहुत समझदार आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आज भी मेरे बहुत अच्छे, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड हैं। और हम दोनों अक्सर मिलते रहते हैं, और मैं अक्सर उनके ऑफिस में एक खाना 24 आवर्स उन्होंने गरीबों के लिए खाना रखा हुआ है, जहाँ किसी भी टाइम आप जाइए आपको खाना ज़रूर मिल जाएगा, मुकेश के ऑफिस में। तो मैं आज भी जाता रहता हूँ उनके पास, उनसे बातें होती हैं हमारी, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी करते हैं, कई बार बड़ी अच्छी इंस्पिरेशन भी देते रहते हैं हम लोगों को। शक्तिमान को रीमेक लाने की कोशिश चल रही है। हाँ, उनकी चल रही है, हॉलीवुड के साथ उनकी बातचीत चल रही है, अब देखो कब होता है। आपको ऑफर आया? एक बात मैं कहूँ, मुझे ऑफर आए या ना आए, लेकिन किल्विश कोई कर नहीं सकता है। ये किल्विश में जो जान डाली थी वो मैंने डाली थी, हर कलाकार जो है वो उतनी जान नहीं डाल सकता। बिल्कुल, इस बात से मैं 100% एग्री करूंगा आपकी। और करने को कोई भी कर सकता है, कोई भी पर वो स्वाद नहीं आएगा, वो नहीं आ सकता है। मुकेश खन्ना जी नए ज़माने के सिनेमा को क्रिटिसाइज़ करते हैं और इस वजह से खुद क्रिटिसाइज़ हो जाते हैं। आप नए ज़माने के सिनेमा को कैसे देखते हैं, जो एक तरीके से आरोप लगते हैं कि अश्लीलता परोसी जा रही है, या फिर ये वक्त का बदलाव है? देखिए, जो मुकेश बात कहते हैं वो गलत तो नहीं कहते हैं, कई जगह तो बहुत सही कहते हैं। उनको अश्लील चीज़ों से कभी भी मोहब्बत नहीं थी, ना ही उस चीज़ को प्रोत्साहन देते हैं। जिस तरह से हमारे टेलीविज़न में चीज़ें परोसी जा रही हैं, वो वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा है, उसमें इंडियन कल्चर नहीं है। हमारा इंडियन कल्चर है, हमारी महाभारत, रामायण, महादेव, और ये सब हमारा कल्चर है। रामचरितमानस अगर आप पढ़ लें तो मैं कहता हूँ भाई भाइयों में झगड़े ना हो, जैसे शादी के बाद अक्सर प्रॉपर्टियों को लेके झगड़े हो जाते हैं, भाई भाई का कत्ल कर देता है, ये सब नहीं हो, अगर जिसने महाभारत रामायण पढ़ी है और महादेव। तो आज जो है हम लोग जो है वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मैं इस बात से डिफ़र करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो संस्कार हैं, वो हमारे माँ बाप ने जो हमको संस्कार दिए हैं, वो हमारे इंडियन संस्कार हैं, भारतीय संस्कार। हमने भारतीय संस्कृति में अपना जन्म लिया हुआ है, तो हम भारतीय संस्कृति को वन ऑफ द बेस्ट संस्कृति इन द वर्ल्ड मानते हैं।
और हम जो है वेस्टर्न कल्चर की तरफ, ये सिनेमा जो है हमको उठा उठा के वेस्टर्न कल्चर की तरफ लेके जा रहा है। कहीं ना कहीं दिल तो दुखी होता है, और वो बात को बहुत ओपनली कह देते हैं। हम लोग जो हैं उस बात को बहुत ओपनली कह नहीं पाते हैं। पर मन में सबके रहता है। जी जी, मन में रहता है। और फिर कहे भी क्यों ना, एक एक्टर जिन्होंने महाभारत में योगदान दिया हो सीरियल में, और फिर वो ये सब देखते हैं, तो जाहिर सी बात है मन में बहुत सारे ख्याल आते ही होंगे। सिद्धार्थ, मैं तो पूरी कोशिश इस बात की करता हूँ कि मैं जो भी सीरियल करूँ या धारावाहिक करूँ, उसमें इस तरह की गंदगी ना हो, जिसमें कि हमारा वेस्टर्न कल्चर की झलक ज़्यादा हो, और वो हो मतलब उसमें अपनी संस्कृति ना दिखे। रिसेंटली हमारा कोई हमारा जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर क्या है, एक लड़की शादी होकर आती है, वो पहले बड़े भाई से शादी कर लेती है, फिर छोटे वाले से दुश्मनी लेने के लिए कर लेती है, फिर वो घर में माँ से बदला लेने के लिए बाप से शादी कर लेती है। तो ये सब जो है वेस्टर्न कल्चर है, ये हमारा कल्चर नहीं है सर। पर हमारे समाज में इस तरह के किस्से इस अब तरह के किस्से जगह ले देखने रहे के हैं। बाद, और लोग हैं और दिखाते हैं राम जैसा फादर दिखा रहे हैं, सीता जैसी माँ दिखा रहे हैं, फिर कहते हैं राम एक दिन लंदन गया था, वहाँ उसने शराब पी ली और लड़की के औरत के साथ सो गया, उससे बच्चा पैदा हो गया। वो बच्चा घर में आके कहता है ये प्रॉपर्टी में मेरा भी हिस्सा। अरे राम जैसे कैरेक्टर को तुम लोग गंदा दिखा देते हो बाद में। अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए हम भी बैठे हैं यार, लेकिन हम किसी गंदे सीरियल में काम नहीं करते हैं। हम बता रहे हैं, हम तो ओपनली इस बात के लिए कहते हैं, हम गंदे सीरियल में काम नहीं करते। कोई करेगा भी तो हम उसको रोक देंगे, हम नहीं करेंगे। और मैं तो डायलॉग भी नहीं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ डायलॉग, नो। अभी कोई इंडियनाइज सीरियल है जो इंडियन कल्चर को प्रमोट करता हो आपकी नज़र में? सीरियल, फिल्म, कुछ भी? बहुत सारे बन रहे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे बन रहे हैं। हाँ, आप देखिए, भाभी जी घर पर हैं, आता है, कॉमेडी है, अच्छा है, हाँ, कोई बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, मेरे अच्छा घर में सभी पसंद करते हैं। हाँ, हमारे घर में भी सब पसंद करते हैं उसको। और उससे पहले भी जब बुनियाद था, वो था, हम लोग था, अपना हम पाँच, बहुत अच्छे अच्छे सीरियल थे। ऑफिस ऑफिस, यस यस यस, मालगुडी डेज, मालगुडी डेज। ओह व्हाट ए वंडरफुल शो, व्हाट ए वंडरफुल शो। महाभारत में आप कैसे पहुंचे? द्रोण का रोल कैसे मिला आपको? और मैंने उन दिनों गोविंद निलानी का एक शो किया था, तमस में मैंने एक मुस्लिम किरदार को निभाया था, शाहनवाज खान को वो कैरेक्टर किया था। दैट वाज वन ऑफ द, बहुत ही खूबसूरत शो बनाया था गोविंद निलानी के साथ, और उनके साथ सीखने को मुझे बहुत मिला। उसी दौरान इसकी कास्टिंग चल रही थी महाभारत की, तो गूफी पेंटल जी का फ़ोन आया मेरे पास, मैं सो रहा था। कास्टिंग डायरेक्टर। उन दिनों मोबाइल तो था नहीं, लैंडलाइन ही हुआ करती थी पहले, वो बेटर होती थी। मोबाइल ने तो सबको बिगाड़ के रखा हुआ है। और मैं कहता हूँ, आपने मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, लेकिन मोबाइल बंद करना भी सीख लीजिए आप लोग, मैं यही कहूँगा। तो वहाँ कैसे, मतलब हाँ, वही महाभारत में आप बता रहा हूँ मैं कि गोपी पेंटल जी का मेरे पास फ़ोन आया, बोले सुंदर जी आप ऑफिस आ सकते हैं। मुझे ये तो मालूम ही था कि ये मैनेजर हैं बी आर चोपड़ा के यहाँ। तो मैंने कहा हाँ जी, आ जाऊँगा। कितनी देर में आ सकते हैं? मुझे जल्दी, 1 घंटा लगेगा। जल्दी आ जाइए, आपके लिए काम है, जल्दी आइए, फ़ौरन आइए। फ़ौरन आइए, ऐसी क्या बात आ गई भाई? आपको कास्ट करना है, कास्ट करना। उन दिनों तो खाने के वादे थे हमारे, और कोई हमें कास्ट करे ये तो बहुत ही बड़ी बात थी। हम जल्दी जल्दी तैयार हुए, फिएट एम्बेसडर गाड़ियाँ होती थी उन्होंने, फिएट पे हम बैठे, फटाफट पहुँचे वहाँ ऑफिस में, गोपी पेंटल जी के ऑफिस में पहुँचे। फर्स्ट फ्लोर पे था ऑफिस उनका, और पहुँचे। मैंने कहा हाँ जी बताइए। बोले हम लोग महाभारत बना रहे हैं, एज यू नो। हाँ जी, यस वी नो। उसमें एक कैरेक्टर है, वो हमने आपके लिए सोचा। मैंने कहा जी किसका? बोले द्रोणाचार्य का। मैंने गंदा सा मुंह बनाया उस वक्त, मेरा मन तो नहीं किया वहाँ बैठने का, लेकिन चूँकि शिष्टाचार के एक नाते मैंने कहा सर मैं चलता हूँ। बोले नहीं नहीं, अरे कैसे जा रहे हो भाई? मैंने कहा सर मैं बुढ़े आदमी का रोल नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। आप मुझे कितना भी कन्विंस करने की कोशिश कर लीजिए, मैं नहीं करूँगा। एंड यू वर यंग एंड हैंडसम बाय देन? आई वॉज वेरी यंग एंड वेरी हैंडसम मैन, एंड मैं हीरो बनने आया था। मैंने कहा ये तो वो वाली कहावत आ गई है, सर मुड़ाड़ दे ओले पड़े। उससे पहले ही ओले पड़ गए। मैंने कहा यार मैं नहीं करूँगा यार, हट।
तो मेरा करियर ख़त्म कर देगा, इसके बाद तो बुड्ढे बुड्ढे रोल मिलने शुरू हो जाएंगे। एंड एनी सनी है वो मैं ये बोल के बोला, अरे चाय तो पी के जाओ, चाय पी के जाओ। मैंने कहा नहीं, चाय भी नहीं पीना। मन खराब हो गया। मन खराब हो गया, मैं नीचे उतरा और मैंने कहा यार इतनी जल्दी जल्दी भाग के मैं आया, मेरा दिन ही ख़राब हो कर दिया। मैं जाके गाड़ी में बैठा तो पीछे से आदमी आया दौड़ के, बोले भाई साहब बी आर चोपड़ा साहब ने बुलाया। बड़े साहब ने बुलाया, बड़े साहब, कोई बी आर चोपड़ा नहीं बोलता था, बड़े साहब ने बुलाया। डायरेक्टर को कोई ना कैसे करता, मैं उठा, मैं चलो ले गया। बोले सर आ गया। बुलाओ बुलाओ बुलाओ, दरवाज़ा खोला, मैं वहीं खड़ा था, आ गया। चोपड़ा साहब ने थोड़ी देर मुझे देखा, फिर बोले हाँ ठीक है डन। मैंने कहा सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोले क्या? बोलो 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 बोलो। मैंने कहा सर मैं बुढ़े आदमी का रोल नहीं करूँगा। कितना बोलना था। राही मासूम रजा वहाँ बैठे हुए थे, उन्हें गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। तम्बाकू बहुत खाते थे। क्या बोला? और फिर उन्होंने पीकदान अपना उठाया, थूका खूब सारा। द्रोणाचार्य बुढ़ा नहीं था, द्रोणाचार्य आर्मी का जनरल था, जनरल। और इतनी जोर से चिल्लाकर वो बोले। ये बात एक हिंदू को एक मुस्लिम कलाकार बता रहा है। सर पहले के लोग ज्ञानी बहुत होते थे, ये सब बीच में खाइया नहीं थी। ये आज के अनपढ़ लोग होंगे इस तरह की बातें करने वाले। मैं आऊंगा, इस पर भी आऊंगा। पढ़ा लिखा वर्ग जो था वो इतने ज्ञानी लोग थे, इतने डिवोटेड लोग थे ये लोग, कि इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है सर। पुराने लोग जो थे, अब्दुल कलाम साहब जैसे लोग, हम आज भी उनको सलूट करते हैं सर। मैं बिल्कुल। राजनीति से मेरा कोई सिद्धांत लेना देना नहीं है, माफ करना। लेकिन अब तुम ये भी कहो, नहीं कह सकते हो कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है। राजनीति के बारे में ज्ञान रखता हूँ, बस दिलचस्पी नहीं रखता। हाँ। तो फिर मैंने, राही साहब ने जब मुझे डांटा काफ़ी, तो बी आर चोपड़ा साहब ने उनको ठंडा किया। अरे राही साहब, अरे कुकी को बुलाना। रवि चोपड़ा जी को कुकी बोलते हैं, कुकी को बुलाया। कुकी आ गया। कुकी, द्रोणाचार्य देखो खड़े। रवि ने मेरे तब ऊपर से नीचे तक देखा, बोला हाँ जी डन डन डैड। डैड मैं इनका स्क्रीन टेस्ट ले लूँ? बोले नहीं। वाई वाई? नो नीड ऑफ टेकिंग, ही लुक्स लाइक ए द्रोणाचार्य। देखो इसकी आंखें देखो, टाइगर जैसी आंखें हैं इसकी, लंबाई चौड़ाई देखो, टाइगर जैसा शरीर है इसका, देखो जी। यस डैड, यस डैड, यस डैड। और वो रोल डन हो गया। पहली फिल्म आपकी आई, घर में सब अधिकारी, पिताजी डीएसपी यूपी कैडर में, बाकी सब भाई बहन सब अच्छे से जॉब कर रहे हैं, और आप रिबेलियन होकर एक्टर बनने गए। जी 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 बिल्कुल, बिल्कुल। और पहली फिल्म आती है क्षमा। क्षमा। और पिताजी को कोई बताता है कि साहब आपके बेटे की नौकरी, आपके बेटे की फिल्म आई है। करेक्ट करेक्ट, एज ए हीरो। क्या रिएक्शन था? क्षमा। फादर गए वहाँ के शाहगंज में, आगरा में रहते थे फादर उन दोनों, और एक छोटा सा स्कूल चलाते थे वहाँ पे। तो उनको पता लगा, तो उन्होंने तैयार वैयार होके शाहगंज के थिएटर में गए पिक्चर देखने, और बैल्कनी में बैठ के उन्होंने पूरी पिक्चर देखी। और मैंने पहली बार अपने पिताजी को बहुत खुश होते हुए देखा, और उन्हें बहुत प्राउड महसूस हुआ कि मेरे बेटे में टैलेंट भी है और काबिलियत भी है। और उन्होंने बड़ी खूबसूरत, उन दोनों मोबाइल फ़ोन तो था नहीं, मैसेजेस वगैरह थे नहीं, कुछ भी थे, तो पहले लेटर ही भेजा जाता। तो मेरे फादर ने बड़े ही गोल्डन वर्ड, बड़े ही खूबसूरत वर्ड्स, काइंड वर्ड्स लिख के मेरे को भेजा कि आई हैव सीन योर फिल्म, यू हैव एक्टेड सो वेल इन दैट, योर परफॉर्मेंस वाज सो नेचुरल। वो चीज़ें उन्होंने लिख के भेजी जिनकी हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हमारा पिता भी इस तरह की चीज़ें लिख के भेज सकता है हमारे लिए। और हमें इतना अच्छा लगा उनके उस व्यवहार से कि मैं बहुत देर तक उनका लेटर पढ़ के रोता रहा, क्योंकि हमारे फादर जो थे हमारे साथ बहुत फ्रेंडली नहीं रहते थे। पहले के फादर नहीं होते थे, ऊपर से उनको ये था पढ़ाई करो, डॉक्टरी की तैयारी करो, ये करो। और उनको लगता था कि मेरे 5 बेटे तो बड़े अच्छी नौकरी पे लग गए, ये कमबख्त निकम्मा निकल गया। तो और निकम्मे से को आप अच्छे शब्द लिखो
तो सोचिए उसकी खुशी का ठिकाना क्या होगा, कितनी खुशी होगा। खैर मैं बहुत रोया अपने फादर के लेटर, और उसके बाद मेरे फादर मुझे बराबर लेटर लिखते रहते थे। फिर जब उन्होंने महाभारत देखी और फिर उन्होंने जब महाभारत की तारीफ लिखी तो मुझे लगा मेरा जीवन ही धन्य हो गया है, यू नो। अब वो पूरे लोग उनके साथ उनके कमरे में बैठ के, उनका बंगला काफ़ी बड़ा सा था फादर के पास, तो उसमें बैठ के देखा करते थे, और सबको अड़ोसी पड़ोसी सब आ जाते थे इकट्ठे होके कि अरे दशरथ सिंह के बेटे का वो आ रहा है, शो आ रहा है, महाभारत आ रहा है। तो सब लोग बैठ के देखा करते थे। तो फादर का जो था, और सब उनको बधाई देके जाते थे, तो वो बहुत खुश होते थे मेरे से। ये बात मैं और बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ कि जब आप अपने आप को पिता की नज़रों में असफल देखते हैं और फिर एक दिन पिता आपकी तारीफ करते हैं तो कैसा महसूस होता है। आपका स्कूल टाइम इटावा में गुजरा और अभी भी जाना होता है। जी। शिवपाल यादव से आपकी यूपी के सुपर सीएम थे वो पूर्व, बड़ी अच्छी दोस्ती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कैसा अब इटावा में जाके आपको लगता है, क्या करते हैं वहाँ जाके? शिवपाल जी और मुलायम सिंह जी से मेरे संबंध मेरे फिल्म लाइन में जाने से पहले से थे, उससे भी पहले से थे। करीब 50 साल, 55 साल, 60 साल हो गए हमें जानते हुए एक दूसरे को। मुलायम सिंह जी के साथ बहुत अच्छे संबंध, शिवपाल जी के साथ उससे भी अच्छे संबंध, क्योंकि जब भी मैं लखनऊ जाता था तो अक्सर मैं शिवपाल जी के घर खाना खाने या उनके घर पे ही रुक जाया करता था मोस्ट ऑफ द टाइम। उनके बच्चों से बड़ा प्यार था मेरे के, छोटे छोटे बच्चे थे, गोदी गोदी में खेलते थे, तो बहुत अटैचमेंट था उनके साथ। और मैं ये कहूँगा कि मैं उनको बहुत ज़्यादा नसीहत भी दे के चला जाता था कई बार, मुलायम सिंह जी को, और वो मेरा हमेशा फ़ोन वगैरह रिसीव करते थे खुद स्वयं। और हाँ, जब वो सीएम भी थे तो हम डायरेक्ट बातें करते थे आपस में एक दूसरे से बड़े। तो वो तो खैर एक पर्सनल लेवल की बात थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनकी सरकार के टाइम पर सहमत नहीं था। जिस तरह से गुंडागर्दी, बदमाशियाँ उत्तर प्रदेश में होती थी, उनसे मैं काफ़ी नाखुश रहता था। ये बात कभी आपने उनसे कही? मैंने कही, कई बार कहा था। शिवपाल जी से कही? नहीं, शिवपाल जी से नहीं कही, मुलायम जी से कही मैंने कहा आप अगर गुंडागर्दी अपने क्षेत्र में बंद कर देंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपसे अच्छा सीएम इस क्षेत्र में नहीं हो सकता है। तो कहते थे बताओ बताओ किस जगह गुंडागर्दी है। मैंने ये कह रखा है थाने के हर इंस्पेक्टर को कि तुम्हारे क्षेत्र में गुंडागर्दी होगी तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। ये मुलायम सिंह जी के खुद के वर्ड्स थे जो उन्होंने मुझे कहा था। खैर मुझे ऐसा लगता है कि उनके ऊपर, उनके कार्यकाल के ऊपर आरोप लगे कि उनके ज़माने में पुलिस वालों की चमड़ियाँ उधेड़ दी जाती थी, तो इस तरह का माहौल रहा। जी। अभी का यूपी और वो पहले चीज़ें का हमसे छुपी थोड़ी ना, किसी से भी नहीं छुपी। और वो जो गलत कार्य किए हैं उनकी सज़ा उन्होंने भुगती है, फिर उसके बाद भुगतेंगे, आगे भी भुगतेंगे। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी जो है वो अब उत्तर प्रदेश में उठ नहीं पा रही है। लेकिन हम जात पात के ऊपर जब इलेक्शन होता है तो कभी कभी थोड़े से वोट वो फेवर में ले जाती हैं। लेकिन जब मैं इस वक्त तो ये कहूँगा कि मुझे राजनीति से कोई लेना देना तो नहीं है, ना ही मैं राजनीति में हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो देश हित की बात करे, मैं उस पार्टी का सहयोग ज़रूर देना चाहूँगा। और इस वक्त जो मोदी जी कार्य कर रहे हैं और योगी जी जो काम कर रहे हैं कि हम जीवन एक सामान्य जीवन जी पा रहे हैं, तो उसका कारण, उसका सबसे बड़ा योगदान जो है वो योगी जी हैं। और उससे भी बड़ा योगदान जो है वो हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। एक और सवाल है सर, आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है। मुंबई में आप घर खरीदना चाहते थे और आपकी पूरी कमाई एक बिल्डर धोखे से रख लेता है और आपको घर नहीं मिलता। आपका घर का सपना सपना ही रह जाता है। सपने तो सपने होते हैं। क्या मामला था सर? जी ये अनुभव अग्रवाल करके बहुत बड़ा बिल्डर है, आरएनए के नाम से, बहुत बहुत ही अच्छा बिल्डर में से माना जाता। अनिल अग्रवाल करके इनके फादर का नाम था, जिन्होंने मीरा रोड पे बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना रहे थे 5 बिल्डिंगों का। मैंने उसमें बुकिंग की थी, मैंने करीब 80 लाख रुपया वाइट का दिया हुआ है इनको। और
उसके बाद आज हम 16 साल से वो केस लड़ रहे हैं और ना ही वो उस पर जा पा रहा है, क्योंकि उसने 900 करोड़ रुपया जो है बैंक ऑफ इंडिया से लिया हुआ है, या जिस बैंक से भी लिया हुआ है मैं दोनों, और उसने जो है वो उस इतना पैसा धनाढ्य हो गया है कि वो उस पैसे से बड़े बड़े वकील खड़े कर देता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो जो है तारीखों पे तारीख लेता जाता है, जिसकी वजह से हम लोग 15 साल से 16 साल करीब 450 से ज़्यादा लोग हैं। 500 450 भी नहीं, 500 लोग जो हैं बेघर बैठे हुए हैं वहाँ पे, और वो लोग हैं जो एक घर से ज़्यादा नहीं खरीद सकते थे, उस टाइप के लोग हैं, क्योंकि मीरा रोड पे कोई बहुत अमीर आदमी वर्ग नहीं रहता है। और देखो अब तो हम अपनी लड़ाई हार चुके हैं एक तरह से, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात होती है और स्वस्थ न्याय व्यवस्था भी कोर्ट में होती है जी। एक और मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो एक शख्स ने आपको बेवकूफ़ कहा क्योंकि आपने अपनी संपत्ति का 60% हिस्सा अपनी बेटी को दे दिया। ऐसा था क्या सर? यस राइट, बिल्कुल। क्या किस्सा था, थोड़ा बताएंगे? देखिए, मैं डिफरेंट काइंड ऑफ पिता हूँ सिद्धार्थ। मैं घिसी पिटी लकीरों के ऊपर नहीं चलता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि बेटी और बेटा इक्वल राइट्स होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लोग कहते हैं अरे बेटा पैदा हो जाए, बेटा तो बहू ले आएगा, बेटी तो पराए घर की ज़मानत होती है, बेटी पराए घर की अमानत होती है। मैं जो हूँ ये कहता हूँ, बेटी पराए घर की अमानत नहीं होती है, बेटी हमारी है और हमारी ही रहेगी पूरी ज़िंदगी भर। हम शादी उसकी ज़रूर करते हैं, ब्याह करते हैं, बेटी को बेचते नहीं हैं, तो वो कैसे किसी की दूसरे की हो जाएगी? ठीक है। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बेटी जो है हमारा अंग है, और जिस घरों में बेटी खुश होती है उस घर में पैसे की कमी नहीं रहती है। आपने इतने सारे रोल किए अलग अलग सीरियल्स में, चाणक्य में एक राक्षस का, या इसमें आपका किल्विश का, अलग अलग फिल्मों में किया, महादेव में भी किया। फेवरेट आपका कौन सा रहेगा? देवों का देव महादेव में प्रजापति दक्ष। मैं प्रजापति दक्ष, ब्रह्मा का पुत्र, वो ब्रह्मा जिन्होंने संसार की रचना की थी, संरक्षण हूं मैं इसका। मैं हूं वो जिसने भूमि को उपजाऊ बनाया है, मैं हूं वो जिसने रिश्ते नाते बनाए हैं। मैं साधारण नहीं हूं, मैं साधारण नहीं हूं। Thank you so much, sir, for joining One India. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.